आज की खबर में आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि बहराइच से आ रही है। बेखौफ दबंगों ने दरगाह इलाके में जमकर बवाल काट दिया है। मकान के बाहर खड़ी गाड़ी को हटाने की बात को लेकर 5 दबंगों ने एक युवक के घर में जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों के साथ दबंगों ने घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मकान के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई और सीसीटीवी में दबंगों के दबंगई की लाइव करतूत देखी कैद हो चुकी है। ये पूरा मामला थाना दरगाह क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने थाने में इस पूरे मामले की तहरीर दी है और इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां बेखौफ दबंगों ने दरगाह इलाके में जमकर उत्पात मचाया और इसका वीडियो अब देखिए आपके सामने है, जो कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और उसके बाद अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन दबंगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि ऐसे खड़ी गाड़ी मात्र छोटी सी बात को लेकर बवाल जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेखौफ दबंगों ने दरगाह इलाके में जमकर बवाल काटा। भारी संख्या में यहां पर देखिए इन लोगों की मौजूदगी रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 5 दबंगों ने एक युवक के घर के बाहर किस तरीके से तोड़फोड़ की है। मकान के बाहर खड़ी गाड़ी को हटाने की बात पर मात्र बवाल हो गया और इसके बाद जमकर उत्पात मचाया गया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, 5 दबंगों का ये वीडियो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। फिलहाल क्या कोई कार्रवाई इन लोगों पर अब तक की गई? निश्चित तौर से चित्रा, आज की खबर यही है कि बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में ये जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, यही सच्चाई है। ये दरगाह क्षेत्र में क्या हो गया है, वहां पर गुंडे मवाली दबंगई किस तरह से करते हैं, खुलेआम दबंगई दिखाई दे रही है। और आज की खबर इस पूरे घटनाक्रम पर खुलासा कर रहा है कि दरगाह क्षेत्र में बहराइच में क्या हुआ। इस पूरे खबर पर निश्चित तौर से हमारी नजर बनी हुई है कि बहराइच में दबंगों ने एक घर में घुसकर किस तरीके से कोहराम मचाया है। न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, घर में घुसे हैं, वहां पर सीसीटीवी तोड़ी है और उसके साथ साथ घर में रखा सारा सामान तोड़ डाला। एक एक कर गुंडे प्रवेश करते हैं और सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई है वो तो जनता को दिखाई दे रही है। आज की खबर वो तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन उस घर के अंदर क्या आलम रहा होगा। इतने गुंडे घुस गए, इतने मवाली घुस गए, इतने कोहराम करने वाले घर में घुस जाते हैं तो वहां का आलम क्या रहा होगा। घर में उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जब लाठी डंडे और असलहों से लैस गुंडों ने घर के अंदर प्रवेश किया होगा। किस तरीके का आतंक कोहराम बरपा होगा। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बहराइच पुलिस को किस तरीके की है, इस पर चर्चा जरूर की गई है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी खंगाली जा रही है। निश्चित तौर से आज की खबर इस पूरे मुद्दे पर लगातार सवाल रहेगा। जैसा कि जानकारी दी जा रही है कि मात्र गाड़ी को हटाने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ, क्या वाकई में सिर्फ गाड़ी को हटाने का पूरा मामला रहा है या फिर बात कुछ और थी? निश्चित तौर से मात्र छोटी सी बात, रास्ते में गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को हटाने के लिए लोगों ने कहा और आपस में तू मैं होने लगी। उन्होंने कहा गाड़ी हटा लेते हैं दूसरे पक्ष ने, लेकिन जब तक गाड़ी हटाते उन्हें कुछ लगा कि कुछ देरी हुई है तो दूसरे पक्ष के लोगों ने गुंडाई की और बाकी लाठी डंडों से लैस होकर के घर में प्रवेश किया और कोहराम मचाया और इस तरीके का नंगा नाच खेला वहां पर कि तस्वीरें देखने वाले इस बात का आकलन कर सकते हैं कि बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में किस तरीके का गुंडा राज दिखाई पड़ा है। घर में घुसकर उन्होंने आतंक मचाया है, तोड़फोड़ की है, उपद्रव किया है। निश्चित तौर से अभी सारे उपद्रवियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि दरगाह क्षेत्र वैसे ही बहुत संवेदनशील रहा है। यहाँ का इलाका पहले भी कई मामलों में सुर्खियों में रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे पुलिस क्या घटना दर्ज करती है, क्या कार्रवाई करती है, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है। फिलहाल ये जो 5 दबंग हैं वो क्या बहराइच के ही रहने वाले हैं या फिर कहीं बाहर से ताल्लुक रखते हैं, इस पर कोई जानकारी दी गई है? और पुलिस किस तरीके से कार्रवाई आगे कर रही है, क्या बताया गया पुलिस की ओर से, क्या जानकारी दी गई कार्रवाई को लेकर, इस पर क्या अपडेट है? निश्चित तौर से दोनों पक्ष दरगाह क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ये जो मवाली दबंग गुंडे बदमाश जो घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, ये भी उसी क्षेत्र के रहने वाले, क्योंकि घर के आसपास ही गाड़ी खड़ी थी, वहीं के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से लाठी डंडों से लैस होकर घर में प्रवेश किया है और गुंडई का आलम दिखाया है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकती है कि इस तरीके का अगर गुंडाराज शहरी क्षेत्र में दिखाई देगा। दरगाह कहीं दूर नहीं है,
दरगाह थाना क्षेत्र बहराइच से लगा हुआ क्षेत्र है, शहरी इलाका है। यहाँ पर सीओ सिटी का इलाका है, यानी एसपी सिटी यहाँ बैठते हैं और एसपी सिटी के अंडर में सीओ सिटी है, कोतवाल है। तो इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का नंगा नाच नाचने वालों को आखिर कब सलाखों में भेजा जाएगा। इसी तरीके का अगर माहौल बनेगा तो और भी कहीं घटना हो सकती है। तो ऐसी चीजों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले ये जो उपद्रवी है, बवाली है, इनको जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा। जी ठीक है। लेकिन अजय, एक सवाल जो है जो हमेशा से बना रहता है और देखने को मिलता है कि हम सिर्फ बहराइच की बात नहीं कर रहे हैं, अगर अलग अलग जिलों की भी बात करते हैं, जब ऐसे मामले और ऐसी तस्वीरें दबंगों की आती हैं तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जाता है कि ये हिम्मत ऐसे ही इन लोगों को नहीं मिल जाती, यानी किसी का हाथ इनके सर पर जरूर होता है, जिसकी वजह से ये दबंग इतना ज्यादा बेखौफ होकर अपनी दबंगई दिखाते हैं और बिना डर के, बिना भय के कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। निश्चित तौर से अगर इनको रोका नहीं गया तो यही उपद्रव कहीं दूसरे क्षेत्र में कर सकते हैं। ये उपद्रवी हैं, या आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरीके का गुंडाराज बना रखा है इन्होंने। इनको यह नहीं मालूम कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुंडाई और मामूलीपना करने वालों को सलाखों में डाला जा रहा है और उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। जिस तरीके का नंगा नाच सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर से यह चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ बहराइच के पुलिस अधीक्षक के लिए चुनौती का सवाल है। और बहराइच के पुलिस अधीक्षक आरएल सिंह है, जो अभी जल्द ही सुर्खियों में आए थे, उनका सलामी कांड कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना और पूरे देश में चर्चित रहा। अब सलामी कांड के बाद ये बहराइच पे गुंडाराज जो दिखाई दिया, निश्चित तौर से बहराइच के पुलिस अधीक्षक के लिए यह सवाल है कि अब इन अपराधियों को कैसी सलामी देते हैं, इनको जेल की सलाखों में डालते हैं या इनको आजाद छोड़ देते हैं किसी दूसरे गुंडे करने के लिए। जी बिल्कुल, चूंकि हर किसी को पता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस लिहाज से ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मास्टरमाइंड वाराणसी के शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। एसआईटी ने इस नोटिस के लिए सीबीआई से अनुरोध किया था कि इस प्रकरण के तूल पकड़ते ही शुभम जायसवाल अपने परिवार और साथियों के साथ दुबई भाग गया था। एसआईटी इन दोनों के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है और इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी गई है। ईडी विदेश मंत्रालय के जरिए शुभम और आकाश को दुबई से भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और इसके बाद अब आरोपियों को दूसरे देश की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। दुबई में शुभम और आकाश के प्रत्यर्पण की कवायद अब तेज हो चुकी है। तो कोडीन कफ सिरप से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है, जहां शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और एसआईटी ने इस नोटिस के लिए सीबीआई से अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार किया गया और अब इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। और इस प्रकरण के तूल पकड़ते ही शुभम जायसवाल अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ दुबई भाग गया था और एसआईटी इन दोनों के प्रत्यर्पण के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश तेज कर दी गई है। ईडी विदेश मंत्रालय के जरिए शुभम जायसवाल और आकाश पाठक को दुबई से भारत लाने के प्रयास में तो जुटी है और इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के अनुरोध पर सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी भी कर दिया है। इसके बाद अब आरोपियों को दूसरे देश की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, यानी अभी वो दुबई में हैं तो दुबई के अलावा वो किसी और अन्य देश में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। वो अगर भागने के फिराक में दुबई छोड़कर कहीं और किसी देश में छिपना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसआईटी ने सीबीआई से अनुरोध किया था कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाए, जिसके बाद इसे स्वीकार किया गया और अब शुभम जायसवाल, आकाश पाठक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दुबई में शुभम जायसवाल, आकाश पाठक के प्रत्यर्पण की कवायद अब तेज हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां गोंडा में लोन देने के नाम पर फर्जीवाड़ा और घोटाला सामने आया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक शाखा बड़गांव में बड़ा घोटाला हुआ, जहां तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर और 12 खाता धारकों के साथ 16 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा
और घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। तत्कालीन शाखा प्रबंधक मुख्य प्रबंधक ने मिलकर 21 करोड़ का घोटाला किया। 205 खाता धारकों के लोन खाते और 5 आंतरिक खातों से कुल 21 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके घोटाला कर वित्तीय अनियमितता की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां फर्जीवाड़ा और घोटाला का ये मामला सामने आया है, यानी लोन देने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक शाखा बड़गांव में बड़ा घोटाला देखने को मिला है, जहां तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर और 12 खाता धारकों के साथ 16 पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और घोटाले को लेकर मुकदमा इन सभी 12 खाता धारकों के साथ 16 पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें तत्कालीन शाखा प्रबंधक मुख्य प्रबंधक ने मिलकर 21 करोड़ का घोटाला किया है। यानी एक बड़ी रकम 21 करोड़ का घोटाला किया गया। 205 खाता धारकों के लोन खाते और 5 आंतरिक खातों से कुल 21 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके घोटाला कर वित्तीय अनियमितता की गई है। करा है कि मुख्य प्रबंधक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक शाखा बड़गांव गोंडा श्री भुवन चंद सती द्वारा अपने ही बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल व अन्य कर्मचारियों सहित 16 अन्य व्यक्तियों के ऊपर वर्ष 2021 से 2024 के मध्य जारी किए गए ऋण में आंतरिक जांच में लगभग 21 करोड़ रुपए की विसंगति पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर दी गई, जिस पर जांचोपरांत थाना कोतवाली नगर में कल दिनांक 12/1/2026 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां प्रयागराज के माघ मेले में षटतिला एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे। पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालु संगम के घाट पर जाते नजर आए। यहां प्रशासन की तरफ से हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए। माघ मेला क्षेत्र में यूपी एटीएस की मोबाइल गश्ती टीमें भी निगरानी कर रही हैं। षटतिला एकादशी पर बहुत सारे श्रद्धालु संगम घाट और गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको हम प्रयागराज संगम नगरी से दिखा देते हैं, जहां पर इस वक्त लाखों लोगों की संख्या बनी हुई है। यानी एक एक करके जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो संगम नगरी में पहुंच रहे हैं पवित्र स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, जो कि माघ मेले में षटतिला एकादशी का बड़ा महत्व होता है। और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस दिन के लिए स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालु संगम के घाट पर जाते दिखाई दिए। यहां प्रशासन की तरफ से भी हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए कि जितने भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सारे अरेंजमेंट्स किए जाएं, सारी व्यवस्था जो है वो अच्छी रहे, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। और यूपी एटीएस की मोबाइल गश्ती टीमें भी अपनी निगरानी कर रही हैं। चौतरफा चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। और षटतिला एकादशी पर बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो संगम घाट में, गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए जा रहे हैं। चूंकि साल भर जो श्रद्धालु हैं वो इस दिन का इंतजार करते हैं कि षटतिला एकादशी में वो प्रयागराज संगम नगरी में जाएं, पवित्र स्नान करें, क्योंकि इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, प्रयागराज संगम नगरी में कई दिनों से भारी भीड़ है, लेकिन षटतिला एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि श्रद्धालु इंतजार करते हैं इस दिन का। लेकिन षटतिला एकादशी की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि जमावड़ा और ज्यादा लग चुका है। तो इस लिहाज से हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो किए गए हैं, लेकिन कुछ खास बिंदु क्या है षटतिला एकादशी में सिक्योरिटी और सारी चीजों को लेकर? जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में अभी तक ये नहीं देखा गया था कि एटीएस की जो टीम है वो गठित हो, लेकिन हाँ, आज इस पर्व के अवसर पे एटीएस की टीम 4 तारीख को ही आ गई थी, जिसका उन्होंने यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु के साथ अगर कोई अपनी घटना घटाने की कोशिश करता है उसे किस तरह से बचाया जाएगा, उसका भी यहाँ रिहर्सल किए हैं। और रिहर्सल के बाद आज जो है वो कहीं ना कहीं सिविल ड्रेस में, मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा कि एटीएस है या कोई प्रशासनिक अमला है। इसे देखते हुए पूरे छावनी में तब्दील कर और कल शाम से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है भीड़ दिखाई दी। और आने जाने वालों के लिए जो जैसे पिछली बार ये हुआ करता था कि अपनी मनमर्जी से किराया भी ले लिया करते थे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। पर्ची कटी है, वही व्यक्ति जाएंगे जो गाड़ी चला सकता है, कि जो जिनका पास बना हो अंदर एंट्री कर सकता है। मतलब
देखी नहीं गई थी जिस व्यवस्था आज की डेट में है यहाँ पे। और पूछताछ केंद्र पे जो पहले पूछताछ केंद्र जगह जगह पूछताछ केंद्र बनाए हैं कि कहीं अगर कोई छूट जाता है, कोई अपने परिजनों से छूट जाता है तो उन्हें प्रशासन पहुंचाए उनके परिजनों तक। और यहाँ पर जो भंडारे हैं, जगह जगह पे भंडारा किया है। जो यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं नंद कुमार नंदी, उन्होंने व्यवस्था करी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया सिर्फ प्रयागराज में दिखाई दे रही है और श्रद्धा के सागर में डुबकी लगा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां साइबर ठगी के मामले में मिर्च कारोबारी का पार्टनर तुषार गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी तुषार ने अपने नाम से फर्म का नाम रखा था, फर्म बना रखी थी। 3 राज्यों से 3 करोड़ रुपए आरोपी तुषार ने ठिकाने लगाए थे। तुषार इंटरप्राइजेज नाम से फर्म को बनाया गया था और फर्म के नाम से यूको बैंक में खाता खोल रखा था। आरोपी तुषार के अकाउंट में रुपए आने की 27 अलग अलग शिकायतें मिली थी। गिरोह का सरगना मिर्च कारोबारी शादाब पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है और गिरोह के 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने जेल भेज दिया है। गिरोह के सदस्यों के द्वारा साइबर ठगी के करोड़ों रुपए को ठिकाने लगाने का आरोप लगा है। आरोपी शादाब के बिहार, राजस्थान में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और शादाब की गिरफ्तारी के बाद ही कई और राज जो हैं वो खुल सकेंगे। तो बड़ी जानकारी रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए साइबर ठगी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो मुख्य सरगना है इस पूरे मामले का साइबर ठगी का यानी शादाब, उसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और ये पता चला है कि मिर्च कारोबारी का जो पार्टनर है तुषार, वो अब गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी तुषार ने अपने नाम से ही फर्म बना रखी थी। 3 राज्यों से 3 करोड़ रुपए आरोपी तुषार ने ठिकाने लगाए थे, यानी 3 राज्यों से अलग अलग रकम आई थी जिसे ठिकाने लगाने का काम आरोपी तुषार के द्वारा किया गया। तुषार इंटरप्राइजेज नाम से फर्म को बनाया गया था और फर्म के नाम से यूको बैंक में खाता भी खोल रखा गया था। ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओम, इस साइबर ठगी के पूरे मामले में कल मामला आया, आज एक नई अपडेट सामने आ चुकी है आरोपी तुषार को लेकर, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आरोपी शादाब आखिरकार कहां है? जो इस पूरे मामले का मुख्य सरगना है शादाब, वो कहां पर छिपा हुआ है? इसको लेकर कोई इनपुट अभी तक मिल पाए हैं क्या पुलिस को? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से शादाब है जो मिर्च कारोबारी है, उसके रायबरेली पुलिस द्वारा, साइबर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसके जो बिहार में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, तो बड़ी चीज है। जिस तरह के अपराधियों से रायबरेली में जो साइबर चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं, पैसा लेन देन की बातें सामने निकल के आ रही हैं। 2 लोगों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद कल पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके नाम फर्म बनाई गई थी। 3 करोड़ रुपया आया था और 3 करोड़ रुपया उसी फर्म पर आया हुआ था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद पता चला कि अलग अलग लोगों के उसमें खाते खुलवाए गए थे। यूको बैंक में खाते खुलवाने के दौरान ये पैसा सही ठिकाने लगाया गया था। लेकिन देखा जा रहा है, जिस तरह से पता चल रहा है कि जो शादाब है वो मिर्च कारोबारी है और आड़त चलाता था, और आड़त के सहारे उसी दौरान सभी लोगों को मिलाकर खाता खुलवाता था। खाता खुलवाने के दौरान सभी लोगों को लालच देता था, लोभ देता था और पैसा थोड़ा बड़ा उसको दे देता था, कुछ पैसा अपने अंदर करवा लेता था। लेकिन जब रायबरेली पुलिस 2 लोगों को उठाती है तो सारी चीजें, सिंडिकेट का पर्दाफाश होता है। पर्दाफाश होने के बाद लगातार जांच का दायरा बढ़ता है और मिर्च कारोबारी की तलाश में लगातार पुलिस जुड़ जाती है। लेकिन जब मामला सामने निकल के आता है, थोड़ा बड़ा पैसा नहीं होता है, 15 करोड़ से होकर 55 करोड़ रुपए बताया जाता है। और मुख्य जो आरोपी सरगना है साइबर ठगी का, वो शादाब बताया जा रहा है। उसके रायबरेली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, उसको बिहार में आशंका जताई जा रही है को बिहार में कहीं छुपा हुआ है, और इसके भी लगातार साइबर पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आखिरकार जो मुख्य आरोपी शादाब है उसको जब पकड़ा जाएगा तो कई सारे और जो तार है वो भी निश्चित तौर पर ये बिल्कुल तय है कि जब शादाब को पकड़ लिया जाएगा तो कई और चीजों से खुलासा हो सकता है। लेकिन जो फंड की बात सामने आ रही है, यानी करोड़ों रुपए अलग अलग अकाउंट से आए, 3 राज्यों से अलग अलग तरह से पैसे लिए गए हैं, फंड को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर क्या डिटेल अब तक सामने आई है प्रशासन के सामने? किस तरीके से उन डिटेल्स को खंगाला जा रहा है कि यानी किस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया गया, वो अकाउंट किसके नाम पर था? क्या इसमें कोई जानकारी अभी तक पुलिस को मिल पाई है? बिल्कुल, जो मुख्य आरोपी शादाब है वो मिर्च का आड़त चलाता था। आड़त के दौरान जो लोग वहां आते थे उनके खाता खुलवाता था और कुछ लालच देकर कुछ पैसा उनको दिया
जाता था, कुछ पैसा अपने अंडर कर लिया जाता था। जब इसकी पड़ताल चली तो 2 लोगों को पुलिस ने उठाया। पुलिस उठाने के बाद उन लोगों से छानबीन के दौरान सारी चीजें निकल के आई और सदाब मुख्य आरोपी पता चला। और मेन जो आरोपी है बताया जा रहा है सदाब है, उसके कई सारे देश के अपराधी जो साइबर ठगी के ठिकाने उनसे संपर्क बताया जा रहा है और संपर्क के दौरान उन्हीं से ट्रांजेक्शन करवाता था, लालच देकर, थोड़ा सा लालच देकर लोगों के खाते में पैसा डलवाया जाता था। पैसे के दौरान कुछ पैसा अपने पास रखा जाता था, कुछ पैसा उनको दे दिया जाता था। लेकिन जब दो लोगों को पुलिस उठाती है, उठाने के बाद छानबीन करती, छानबीन के दौरान सारी चीजें निकल के, जो सिंडिकेट चलता है, ये सारी चीजें निकल के आ रही है। तो पुलिस लगातार जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ाती है और कई सारी चीजों पर, तथ्यों पर जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल के दौरान लगातार चीजें सामने निकल के आती हैं। कल भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसने भी सारी चीजों का खुलासा किया है। उसी ने सारी चीजों का खुलासा करने के बाद जो रायबरेली पुलिस वो लगातार प्रयास कर रही है कि आखिर सदाब कहां है, उसके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और जब सदाब की गिरफ्तारी होगी तो कई सारे राज और खुलेंगे। आखिर वो पैसा किसके संपर्क से मंगवाया जा रहा था, कहां पैसा जा रहा था, आखिर इंतजार लेकिन करना होगा और ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द शादाब को पकड़ लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हूं आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां यूपी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश में यूरिया के साथ गैर अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। शासन द्वारा यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया जिनमें यूरिया आपूर्ति करने वाली कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के जरिए किसानों को यूरिया के साथ कई महंगे और गैर जरूरी उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य कर रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश का कोई भी किसान अब केवल अपनी आवश्यकता अनुसार अनुदानित उर्वरक ही खरीदेगा और उस पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त उत्पाद थोपा नहीं जाएगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश में यूरिया के साथ गैर अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग को पूरी तरह से अब प्रतिबंधित कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।